तब से आज 31 जुलाई है। आज की तिथि हिंदी साहित्य जगत के लिए इस मायने में ऐतिहासिक तिथि है कि हमारे महान कहानीकार, उपन्यासकार, आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के महान लेखक प्रेमचंद जी का जन्म दिवस है। और आज से 2 दिन पहले भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी स्वीकृति दी है। ये दोनों महत्वपूर्ण विषय है हमारे सामने, लेकिन केवल इसके कि हम अपने महान लेखक का स्मृति तर्पण करें, उसके पश्चात राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो उसका मूल दस्तावेज आज प्राप्त हुआ है, उस पर भी अभी तक जो विहंगम दृष्टि डाली है, तो कुछ तथ्यात्मक और सत्य पठित तात्कालिक विश्लेषण भी 10 से 15 मिनटों में आपके समक्ष पेश करूंगा। प्रेमचंद की सबसे बड़ी देन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि वे पहली बार हिंदी भाषा जनता को उसके सच्चे यथार्थ के रूप में चित्रित करने में समर्थ हुए। उनके पात्र किसी काल्पनिक लोक के जीव नहीं थे, हाड़ मांस के बने हमारे बीच जीने मरने वाले जीव थे। उनकी भाषा किसी अनुकरण का परिणाम नहीं थी, बल्कि हम जो नित्य देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वह भाषा थी। उनके उपन्यासों और उनकी कहानियों में परी लोक के जीव नहीं थे। जो समस्याएं हमारे जीवन में प्रत्यक्ष जो अभी घटनाएं घटती हैं और दुख सुख हम नित्य अनुभव करते हैं, जिन आशाओं आकांक्षाओं से हम प्रेरित और चालित होते हैं, वे ही कथानक संगठन के मुख्य उपादान थे। पहली बार हिंदी भाषी जनता ने ऐसी कहानियाँ पढ़ी जिसमें उनके हृदय का स्पंदन था, जिसमें दिमाग की धड़कन और प्राणों का स्वर था। प्रेमचंद ने खरी बोली को आत्मसात किया था। इतना ही नहीं, प्रेमचंद ने खरी बोली को अपने रक्त से सींचकर ऐसा बनाया था। इनका जीवन संघर्ष का जीवन था, इसलिए उन्होंने भाषा को जो रूप दिया उसमें जीवन झलकता है, प्राण धारा स्पंदित होती है और अंतरतम की पुकार मुखरित होती है। खरी बोली को सजा संवार कर समर्थ भाषा बनाने वालों में उनका स्थान बहुत ही ऊंचा है। महान कवि सुमित्रानंद पंत ने उन्हें स्मरण करते हुए लिखा कि राजनीतिक स्तर पर जिस तरह गांधीवाद ने
भारत का पथ प्रदर्शन कर उसका मस्तक ऊंचा उठाया। प्रेमचंद की साहित्य चेतना ने जात पात संप्रदाय के दलदल में खोई हुई मध्ययुगीन अंधविश्वासों के अंधकार में भटकी हुई अशिक्षा तथा दारिद्र्य से ग्रस्त हमारी जनता की आकांक्षाओं अभिलाषाओं का हृदय स्पर्शी चित्रण कर उनके सम्मुख नवीन भारतीयता का, नवीन राष्ट्रीयता का समुज्वल आदर्श रख दिया है, जो निसंदेह एक उन्नत मंगलमय प्रकाश स्तंभ की तरह युगों तक उनको नवीन आलोक क्षमता तथा संबल प्रदान करता रहेगा। प्रेमचंद आसमान पर रहने वाले किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वह मानव के उस देवत्व पर विश्वास करते थे जो उसके अंतःकरण में रहता है। मनुष्य के अंतःकरण में बसने वाली मानवता की चेतना के अतिरिक्त वह किसी भगवान पर विश्वास नहीं करते थे। उनके चरित्र इतने प्राणवान, इतने सशक्त इसीलिए हैं कि वे अपनी समग्रता में, अपनी संपूर्णता में उद्घाटित हुए। प्रेमचंद ने अपने जीवन के विशाल अनुभव से उनको अनुप्राणित किया है और उस अनुभव से स्वयं उनका जीवन, स्वयं उनकी मान्यताएं, उनका आदर्श, उनका जीवन दर्शन कुछ आलोकित हुआ। यही उनकी महानता, यही उनकी सर्वप्रियता का रहस्य है। महान साहित्यकार रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद के उपन्यासों में अनुभव की सच्चाई ही नहीं, उनमें कला की खूबी का भी विश्लेषण किया है। यह सारा साहित्य तत्कालीन भारत का केवल दर्पण नहीं है। डॉक्टर नामवर सिंह मानते हैं, प्रेमचंद के शब्दों में कहें तो उनका साहित्य हमारे समाज का दीपक है और वे हमारे दीप स्तंभ हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के बीच एक जीवंत व्यक्ति की तरह रहते हुए उन्होंने युग की समस्याओं को बहुत उभार कर पेश किया है और इसीलिए प्रेमचंद सांप्रदायिकता की समस्या से भी अपने को अलग नहीं रख सके। भारतीय समाज में स्वस्थ गठन के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत बड़ा काम किया है। उनके समय में सांप्रदायिकता एक अभिशाप के रूप में उभर रही थी और उसका प्रखरतम रूप हिंदू मुसलमानों के आपसी मतभेदों, धर्मांधता और वैमनस्य में दिखाई दे रहा था। भविष्य दृष्टा की तरह प्रेमचंद आने वाले समय की ओर देख रहे थे और कहीं मन में दृढ़ मत थे कि कल का आने वाला समाज हिंदू और मुसलमान का मिला जुला राष्ट्रीय समाज हो। अगर ऐसा न होता तो प्रेमचंद सांप्रदायिकता के इस फैलते विषवृक्ष की जड़ पर ही कुठाराघात न करते। जब कभी सांप्रदायिक असहिष्णुता की कोई बात या घटना उनके सामने उपस्थित हुई तो उन्होंने अपने पूरे मानसिक और हार्दिक समर्थन के साथ उनका विरोध किया। अपने सामयिक लेखकों के प्रति उनके मन में बड़ा सम्मान था, पर जब भी उनका कोई समसामयिक लेखक गलत दिशा की ओर जाता दिखाई देता, प्रेमचंद ने एक विद्रोही की तेजी से उसका विरोध किया है। और उनका एक प्रसिद्ध निबंध आज अत्यंत ही प्रासंगिक है, जिसका शीर्षक है महाजनी सभ्यता। इस महाजनी सभ्यता में तो सारे कामों की गरज महज पैसा है। किसी देश पर राज किया जाता है तो इसलिए कि महाजनों पूंजीपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा नफा हो। इस दृष्टि से मानो आज दुनिया में महाजनों का ही राज्य है। मनुष्य समाज दो भागों में बट गया है। बड़ा हिस्सा तो
मरने और खपने वालों का है, और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का जो अपनी शक्ति से बड़े समुदाय को अपने बस में किए हुए। इन्हें इस बड़े भाग के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं, जरा भी रियायत नहीं। उनका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाए, खून गिराए और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से विदा हो जाए। अधिक दुख की बात तो यह है कि शासक वर्ग के विचार और सिद्धांत शासित वर्ग के भीतर भी समा गए हैं, जिसका हुआ है कि हर आदमी अपने को शिकारी समझता है और उसका शिकार है समाज। वह खुद समाज से बिल्कुल अलग है। अगर कोई संबंध है तो यह कि किसी चाल या युक्ति से वह समाज को उल्लू बना दे और उसे जितना लाभ उठाया जा सके उसे उठा दे। इस सभ्यता का दूसरा सिद्धांत है बिजनेस इज बिजनेस, अर्थात व्यवसाय व्यवसाय। उसमें भावुकता के लिए गुंजाइश नहीं। पुराने जीवन सिद्धांत को वह लठमार साफ गोई नहीं जो निर्लजता कही जा सकती है, और जो इस नवीन सिद्धांत की आत्मा है, जहाँ लेन देन का सवाल है, रुपये पैसे का मामला है, वहाँ न दोस्ती की गुजर है, न मुरव्वत, न इंसानियत। बिजनेस में दोस्ती कैसे? जहाँ किसी ने सिद्धांत की आड़ ली और आप लाजवाब हुए, फिर आपकी दुकान नहीं खुल सकती। एक सज्जन जरूरत से लाचार होकर अपने किसी महाजन मित्र के पास जाते हैं, चाहते हैं कि वह उसकी कुछ मदद करे, यह भी आशा रखते हैं कि शायद सूद के दर में कुछ रियायत कर दे, और देखते हैं कि वह महानुभाव मेरे साथ वही कारोबारी बर्ताव कर रहे हैं, कुछ रियायत की प्रार्थना करते हैं। मित्रता और घनिष्ठता के आधार पर आंखों में आंसू भरे बड़े करुण स्वर में कहते हैं, महाशय इस समय बड़ा परेशान हूँ, नहीं तो आपको कष्ट नहीं देता। ईश्वर के लिए मेरे हाल पे रहम कीजिए। समझ लीजिए कि एक पुराने दोस्त वही बात काट कर आज्ञा के स्वर में फरमाया जाता है, लेकिन जनाब आप बिजनेस इज बिजनेस इसे भूल जाते हैं। इसी क्षण कातर प्राणी पर मानो बम का गोला गिरता है। अब उसके पास कोई तर्क नहीं, कोई दलील नहीं, चुपके से उठकर अपनी राह लेता है, या फिर अपने व्यवसाय सिद्धांत के भक्त मित्र की सारी शर्तें कबूल कर लेता है। इस महाजनी सभ्यता ने दुनिया में जो भी नई नीतियां रीतियां चलाई हैं, उनमें सबसे अधिक और रक्त पिपासु व्यवसाय वाला सिद्धांत। जहाँ धन की कमी बेसी के आधार पर असमानता है, वहाँ ईर्ष्या और जबरदस्ती, बेईमानी, झूठ, मिथ्या अभियोग, आरोप, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार और सारी दुनिया की बुराइयां अनिवार्य रूप से मौजूद हैं। जहाँ धन का अधिकांश मनुष्य एक ही स्थिति में है, वहाँ जलन क्यों हो, जब्र क्यों हो, सतीत्व विक्रिय क्यों हो और व्यभिचार क्यों हो, झूठे मुकदमे क्यों चले, चोरी करके वारदातें क्यों हो। ये सारी बुराइयां तो दौलत की देन हैं, पैसे के प्रसाद हैं। महाजनी सभ्यता ने इसकी सृष्टि की है, वही इनको पालती है, और वही यह भी चाहती है कि जो दलित, पीड़ित, विजित है, वे तो ईश्वरीय विधान समझकर अपनी स्थिति पर संतुष्ट रहें। उनकी ओर से तनिक भी विरोध, विद्रोह का भाव दिखाया गया तो उनका सिर कुचलने के लिए पुलिस है, अदालत है, काला पानी। आपको मालूम होना चाहिए कि यह लेख उन्होंने 1936 में अपनी लोकप्रिय पत्रिका हंस में प्रकाशित की। प्रेमचंद भविष्य द्रष्टा थे, भविष्य द्रष्टा थे। आज जब भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का जोखिम भरा और जानलेवा जो महाजनी सभ्यता जिस रूप में है, अभी उसका एक विश्लेषण जुलाई में ही प्रकाशित फिलहाल पत्रिका में
प्रकाशित किया गया है। संपादक मंडल की ओर से यह विश्लेषण है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती वैश्विक महामारी करार दिए गए कोविड-19 ने दिखला दिया है कि आर्थिक विकास और वैज्ञानिक प्रगति के तमाम दावों के बावजूद एक अगोचर वायरस के आगे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी किस कदर बेबस हैं। इस महामारी के चलते बीती सदी के तीसरे दशक से भी भीषण महामंदी का खतरा आने वाला है। इस महामारी के निपटने के नाम पर कामकाज की जगहों में इस तरह बंद किया गया कि दुनिया के 80% कामगार इससे तबाह हुए और इस महायुद्ध के बाद रोजगारहीनता का सबसे बड़ा संकट छा गया। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है और यूएनईपी की रिपोर्ट कहती है कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों का उभरना जुड़ा है। पर्यावरण के बदलाव या पारिस्थितिकी में खलल पड़ने से, जैसे खेती के विस्तार के लिए इंसानी बसोबास या जंगलों और अन्य बसोबास के अतिक्रमण से, और पर्यावरण में बदलाव आमतौर पर इंसानी गतिविधियों की वजह से होते हैं। शहर बसाने के लिए, बांध और बिजली परियोजनाओं के लिए, मांस उत्पादन और जिंदा जंगली जानवरों के व्यापार के लिए, मसलन पूरे अफ्रीका जितने विशाल क्षेत्र जंगलों की महज पूंजीवादी पशुपालन उद्योग के लिए काट डाला गया। इसी क्रम में कुदरत के जैविक संतुलन को तहस नहस कर दिया। इस महामारी के दुनिया भर में फैलने में पूंजीवादी भूमंडलीकरण की एक और प्रक्रिया ने मदद की। पिछले करीबन 3 दशकों में मजदूरी और वेतन पर कम खर्च करने की नीयत से उत्पादन की पूरी श्रृंखला को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैला दिया गया। इस भूमंडलीकृत पूंजीवादी शोषण और संचय चक्र की वजह से होने वाली अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही बेतहाशा बढ़ गई। इसके अलावे घूमने फिरने में ऐश मौज करने विदेशों में आवाजाही भी खूब बढ़ी। भारत में 2019-20 में तकरीबन 6 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिर आए। अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों की 58,000 करोड़ रुपए की कमाई मारी गई और मई के अंत तक का जो विश्लेषण है वह है 1,65,000 करोड़ रुपए जो हमारे मजदूर थे उनके बर्बाद हुए। इस मौके पे उनका जो महत्वपूर्ण दूसरा लेख है वह है सांप्रदायिकता और संस्कृति। उसके प्रमुख 2 अंशों को मैं आपके बीच रखता हूँ। प्रेमचंद ने लिखा है कि सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, इसलिए वह उस गधे की भांति जो सिंह की खाल ओढ़ कर जंगलों में जानवरों पर रोब जमाता फिरता था, संस्कृति का खोल ओढ़ कर आती है। हिंदू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, मुसलमान अपनी संस्कृति, दोनों अपनी अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं या भूल गए हैं कि अब न कहीं हिंदू संस्कृति है, न मुस्लिम संस्कृति, न कोई अन्य संस्कृति। अब केवल संसार में एक ही संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति। इस लेख के अंतिम अंश को हम आपके सामने रखते हैं। यह आर्थिक युग है और वही नीति सफल होगी जिसमें जनता अपनी आर्थिक समस्याओं का हल कर सके, जिससे यह अंधविश्वास या धर्म के नाम पर किया गया पाखंड, यह नीति के नाम पर गरीबों को दूहने की प्रक्रिया मिटाई जा सके। जनता को आज संस्कृतियों की रक्षा करने के लिए अवकाश नहीं है और न जरूरत है। संस्कृति अमीरों, पेट भरों, बेफिक्रों का व्यसन है। दरिद्रों के लिए तो प्राण रक्षा ही सबसे बड़ी समस्या है। प्रेमचंद के 2-3
जो महत्वपूर्ण उनकी कहानी, उनके उपन्यास के जो अंश हैं, आज जो ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद या जो उन्माद फैलाया जा रहा है, ऐसे भक्तों, अंधभक्तों, कम पढ़ लोगों को एक बार उनकी प्रसिद्ध रचना सोजे वतन आज ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज ही 31 जुलाई है। सोजे वतन उनकी पहली कहानी है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। वे लिखते हैं कि राजकुमारी उसका प्रेम चाहने वाले युवक को अपना प्रेम देने को तैयार तभी होती है जब वह राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी की अनमोल भूमिका को महसूस कर लेता है। कुर्बानी का मतलब है अपने आदर्शों को अमल में लेने के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहना। यह भिन्न किस्म का नया मनुष्य है जो कथनी और करनी को एक कर देता है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उस समय चूँकि साम्राज्यवादी अंग्रेजी सल्तनत थी, सोजे वतन में जो राष्ट्रीयता, देशभक्ति की जो ललकार थी, उसकी जो आवाज़ थी, उसको दबाने के लिए उनकी 600 पुस्तकों में अंग्रेजी सरकार की पुलिस ने आग लगा दी और आगे उसके प्रकाशन को भी प्रतिबंधित कर दिया। उनके कई ऐसे भी उपन्यास हैं, कई कहानियां हैं जो पूरे गांव के यथार्थ को आज भी आपके सामने आंखें खोलकर, आज जो पंचायती राज व्यवस्था है और उस समय की जो स्थिति थी, प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर है। जुम्मन, अलगू चौधरी, समझू साहब, ये सारे पात्र हैं और ईमान की जो परिभाषा दी गई, पंच को जो परमेश्वर कहा गया, खाला कहती है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे। और पंच न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन। पंच में परमेश्वर निवास करते हैं। इस सामाजिक मान्यता को प्रेमचंद के पात्र चरितार्थ करके नए मनुष्य का उदाहरण पेश करते हैं। दूसरी बहुत ही संवेदनशील कहानी ईदगाह है और ईदगाह में चिमटा एक ऐसा प्रतीक है कि दादी अमीना के लिए 5 पैसे से हामिद ने मेले में यह चिमटा खरीदा कि जब रोटी निकालती है तो हाथ जल जाता है। इसीलिए उस मेले में मिठाई पसंद नहीं और कोई झुनझुना पसंद नहीं, वह पसंद करता है चिमटा, जिससे मातृत्व का भाव जो इतनी संवेदनशीलता के साथ व्यंजित किया है, यह अपने आप में एक यथार्थ और आदर्शवादी यथार्थ का चित्रण है, संवेदना का उच्च स्तर है। उस समय जो कुआं था गांव का, उसे ठाकुर का कुआं शीर्षक से उन्होंने चित्रित किया। ठाकुर का अर्थ होता था जमींदार। कुआं प्रतिबंधित था जाति विशेष के लिए, और जब मरने पर पानी के बिना किसी के प्राण पखेरु उड़ रहे हैं तो गंगी कुएं पर पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन उस पर ऐसा आघात होता है कि उसका पति गंदा पानी पीकर दम तोड़ देता है। यहाँ स्त्री और दलित की दोहरी यातना की अभिव्यक्ति है और पुरुष सत्तात्मक समाजतंत्र को चुनौती देती है। इसी तरह अनेक कहानियाँ कर्मभूमि,
सेवा सदन, प्रेम आश्रम, कफन, पूस की रात, उनके विस्तार में आज बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी बात, अपनी रचनाएं पेश की हैं। हम इन्हीं शब्दों के साथ उनके जो शिक्षा संबंधी विचार थे, उनके साथ मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बातें करना चाहता हूँ। प्रेमचंद ने कर्मभूमि में लिखा था कि मैं चाहता हूँ कि ऊंची से ऊंची तालीम सबके लिए मुफ्त हो, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी ऊंची से ऊंची लियाकत हासिल कर सके और ऊंचे से ऊंचा ओहदा हासिल कर सके। यूनिवर्सिटी के दरवाजे मैं सबके लिए खुला रखना चाहता हूँ। सारा खर्च गवर्नमेंट पर पड़ना चाहिए। सरकार जनता से टैक्स लेती है और उस टैक्स का दूसरे अन्य योजनाओं पर योजनाओं में खर्च करती है, लेकिन जो जनता सरकार के कोष में टैक्स देती है, उस जनता को सरकार शिक्षा नहीं देती है। शिक्षा से एक बहुत बड़े समुदाय को वंचित रखने की साजिश बदस्तूर आज भी जारी है। यह भारत के संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार है। 21 क में उन्नी कृष्णन के फैसले के आधार पर उसका प्रावधान किया गया और फिर उसी के आधार पर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया। तो आज जो शिक्षा नीति हमारे सामने है, उस शिक्षा नीति में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा जो संवैधानिक प्रदत्त अधिकार है, उसका उल्लेख ये 105 पृष्ठों में जो शिक्षा नीति अंतिम रूप से भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। यद्यपि संसद द्वारा अभी न तो इसकी समीक्षा की गई है और न उस संसद के किसी सत्र में इसे रखा गया है, लेकिन सरकार का यह लक्ष्य है कि 2020 से 2030-40 तक इसका क्रमशः कार्यान्वयन किया जाए। इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, यहाँ इन्होंने शिक्षक की भूमिका को प्रारंभ में ही इस शिक्षा नीति के पृष्ठ 5 पर अंकित किया है कि शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं। यह 2019 में जो प्रारूप था, यही शब्दावली वहाँ भी अंकित थी। इसे हूबहू स्वीकृति दी गई है, लेकिन यह केवल शब्द जाल ही मैं समझता हूँ। आज जो पूरे देश में और खास करके बिहार में, झारखंड में पारा टीचर, पहले शिक्षा मित्र, वो जो मध्य प्रदेश से बीमारी चली, और यहाँ एक गजब शब्द का आविष्कार कर लिया शिक्षा विभाग ने, नियोजित। और यह जो भेदभाव किया गया है, कोई वेतनमान नहीं, कोई सेवा शर्त नहीं, और आप की सदिच्छा है कि सर्वाधिक सम्मानीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी। किसको सहायता करनी होगी?
केंद्र सरकार को सहायता करनी होगी कि राज्य सरकार को सहायता करनी होगी, केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत आप शिक्षकों को मानवीय गरिमा जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में है, मानवीय गरिमा के साथ जो सम्मानीय शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं, उनके अनुकूल आप उनकी सेवा शर्त और वेतनमान की अनुशंसा करने में क्यों आपने कोताही बरती? स्पष्ट अनुशंसा आपको करनी चाहिए थी। और इतना ही नहीं, आपने स्वीकार किया है कि 1986/92 की पिछली नीति के बाद से एक बड़ा कदम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 रहा, जिसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाए। ये तो आप स्वीकार करते हैं कि एक बड़ा कदम था, लेकिन आज तो आपकी अनुशंसा में कहीं नहीं है कि यह जो मौलिक अधिकार है बच्चों का जारी रहेगा, इसमें कोई कमजोरी आने नहीं देंगे। और इसी के साथ जो समान शिक्षा विद्यालय प्रणाली है, इसी के साथ जो कोठारी की अनुशंसा है, पड़ोसी शिक्षा पद्धति, सबकी शिक्षा एक समान, और अमीरी और गरीबी की खाई के मिटाने का भी इसने अपने संकल्प लिया है कि भेदभाव हम नहीं रखेंगे, विषमता नहीं रखेंगे, और आर्थिक विकास के लिए भी शिक्षा का क्या महत्वपूर्ण योगदान होगा, इसे भी आपने रेखांकित किया है। तो इसको आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं शिक्षा अधिकार अधिनियम और समान शिक्षा प्रणाली। जब तक आप लागू नहीं करेंगे और इसकी अनुशंसा नहीं करेंगे, तब तक विषमता रहेगी, अमीरी गरीबी का भेदभाव रहेगा, आर्थिक शोषण होता रहेगा, और शिक्षा से आप जो ज्ञान की महाशक्ति की कल्पना की है, यह आपकी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती। इसमें जो पिछले प्रारूप और इसमें जो हमने एक अंतर देखा है कि प्रारूप में पारा टीचर, ठेके पर शिक्षक, शिक्षा मित्र इत्यादि बहाल नहीं किए जाएंगे। आपने सीधे भर्ती के लिए जो योग्यता दी है, वो योग्यता BA BEd वाले ही शिक्षक होंगे। अभी तो इंटर पास लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पे प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षक के रूप में बहाल हो रहे थे, लेकिन अब शिक्षक वही होंगे जो 4 वर्षों के BEd पाठ्यक्रम में उत्तीर्णता प्राप्त करेंगे। एक अच्छी बात आपने पृष्ठ 12 पर लिखा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात 30:1 का होगा, यानी एक शिक्षक पर 30 ही विद्यार्थी है। बहुत भारी, यह महत्वाकांक्षी योजना है आपकी। 30:1 के आधार पर पूरे देश में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, इसका भी आकलन और उसका वित्त पोषण, उसका वित्तीय भार किस पर होगा, केंद्र अथवा राज्य पर, इसका जब तक उल्लेख नहीं करेंगे तो आपकी यह महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित नहीं होगी। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम बहुत से लोग कर रहे हैं कि व्यावसायिक शिक्षा आप 6ठा वर्ग से ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी जो स्थिति है उसमें पहले मैट्रिकुलेशन के बाद, यानी 10वीं के बाद व्यावसायिक शिक्षा, और 10वीं वर्ग में भी सामाजिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम था, जो बिहार में कभी भी सफलतापूर्वक लागू नहीं हुआ। पृष्ठ 15 पर एक
जो फाउंडेशनल स्टेज से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूली शिक्षा के जरिए 18 वर्ष तक सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों और कार्मिकों की भर्ती विद्यालय में की जाएगी। यह जो है अभी 6 से 14 वर्षों तक के छात्रों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान है। 18 वर्ष की आप सिफारिश करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें संविधान के इस प्रावधान का, इस उपबंध का संशोधन करना आवश्यक होगा। जब तक संसद द्वारा संशोधन नहीं होगा, यह 18 वर्ष की आयु सीमा जो आप निर्धारित कर रहे हैं यह स्वागत योग्य है, क्योंकि हमारी मांग, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की मांग, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक की मांग और आरटीआई फोरम के मांग, जो तमाम जन संगठन थे, हम लोगों की मांग थी कि 6 से 18 वर्ष, अभी 14 वर्ष है तो 18 वर्ष तक आप कर दीजिए। और प्री प्राइमरी की भी मांग थी, तो प्री प्राइमरी की तो अनुशंसा आपने की है, लेकिन उसके लिए संरचनात्मक परिवर्तन क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल जो सुधार होना चाहिए, उसका कोई उल्लेख आपने नहीं किया है। ये सबसे खतरनाक है पृष्ठ 16 पर कि आप कहते हैं कि बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और समुदाय के स्वयंसेवी और साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों, भूतपूर्व विद्यार्थियों, शिक्षाविदों का डेटाबेस तैयार किया जाए। यही तो जब मुखिया को बहाल करने का अधिकार दिया नियोजन नियमावली में, तो आज तक 1 लाख फर्जी आधार पे शिक्षकों की बहाली की जांच की संचिका लंबित पड़ी हुई है। ये आप स्थानीय आधार पर जो कहते हैं, किस विचारधारा के ये स्वयंसेवक हैं, विद्यालय की क्या स्थिति है, वहाँ किस वर्ग के बच्चे आते हैं, ये आपस में टकराहट होगी और इसको बहाल कौन करेगा? यदि फिर आप स्थानीय स्तर पर बहाल करने के लिए कहेंगे और उनको पारिश्रमिक देने की व्यवस्था करेंगे, तो एक भ्रष्टाचार का नया केंद्र प्रत्येक विद्यालय में खुल जाएगा। आप जब 4 वर्षों तक बीएड प्रशिक्षित कुशल शिक्षकों की बहाली करने की सिफारिश कर रहे हैं, तो फिर स्थानीय आधार पर क्यों ये दरवाज़ा खोल रहे हैं? इस दरवाज़ा को आप कृपया बंद कीजिए। इससे समाज में नया तनाव उत्पन्न हो जाएगा, जो खतरा हम महसूस कर रहे हैं। और यह प्रारूप में भी था, हम लोगों ने इसमें बदलाव का संकेत दिल्ली में जो सम्मेलन किया था उसमें भी किया था, और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की शैक्षिक परिषद ने भी हमने जो सिफारिश की थी उसमें हमने सिफारिश में लिखा था कि इसको आप अलग कर दीजिए। आपने मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई की अनुशंसा की है, और यह भी आपने सिफारिश की है कि निजी विद्यालयों को भी लागू करना होगा। आपने अभी देखा, यदि समीक्षा आपने नहीं की तो समीक्षा कीजिए। शिक्षा अधिकार अधिनियम में जो उस समय के मंत्री ने एक उसके खिलाफ, यानी संविधान के उपबंध के खिलाफ एक संशोधन कर दिया कि अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का 25% ही प्राइवेट स्कूल वाला बच्चों को पढ़ाएगा। न तो ऐसा प्रावधान सभी प्राइवेट स्कूल ने लागू किया, और प्राइवेट स्कूल के प्रबंधकों का कहना है कि न तो सरकार ने उसकी क्षतिपूर्ति का अनुदान ही दिया। फिर आप कह रहे हैं, हम लोगों का शुरू से यह कई बार कोठारी आयोग से लेकर अभी तक जितने भी आयोग आए, यही कहना था और मांग थी
कि मातृभाषा के आधार पे, क्षेत्रीय भाषा के आधार पे वर्ग 8 तक का अध्ययन अध्यापन किया जाए। यह बहुत ही आवश्यक है। और जो हमारा देश एक विविधता का देश है, साझी संस्कृति का देश है, उसका भी सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि यह संवैधानिक और सामाजिक दायित्व है हम लोगों का। और भाषा के सवाल पे दक्षिण भारत में विवाद होता है। आपने त्रिभाषा फार्मूला को भी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ अनुशंसा की है। देखें, हमारी शुभकामना है कि इसके आधार पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। एक पृष्ठ 24 पे गलत अनुवाद हो गया है, अंग्रेजी में सही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अनुवादक से गलती हुई, लिखा कि धोखाधड़ी, हिंसा, साहित्यिक चोरी, गंदगी फैलाना, और कोमा दे करके लिख दिया सहिष्णुता, समानता, सहानुभूति इत्यादि की मदद से विस्तार दिया जाए। इसका अर्थ हो गया हिंदी में कि धोखाधड़ी को विस्तार दिया जाएगा, हिंसा को विस्तार दिया जाएगा, गंदगी फैलाने को विस्तार दिया जाएगा। कृपया इसका संशोधन कर दीजिए। धोखाधड़ी, हिंसा, साहित्यिक चोरी, गंदगी फैलाने की विकृतियों को समाप्त करना अनिवार्य होगा, और सहिष्णुता, समानता, सहानुभूति, ये जो हमारे मूल्य हैं, मनुष्य का जो यह आदर्श है, इसका विस्तार किया जाए। और यह नैतिक शिक्षा प्रारंभ में दी जाती थी, लेकिन नैतिक शिक्षा को किसी धर्म के संकीर्ण दायरे में आप नहीं देखेंगे। सभी धर्मों के महात्मा, मुनियों, ऋषियों, सूफी संतों की काफ़ी सारी ऐसी कृतियां हैं जिसके आधार पे नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। स्कूली पाठ्यक्रम में बोझ की कमी, जसपाल की अध्यक्षता में बोझ के बिना पुस्तक की सिफारिश की गई थी, जो आज तक लागू नहीं हुआ। आप लागू कर दें तो आपको हम अग्रिम बधाई देते हैं। आपने बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षा सहित माध्यमिक परीक्षाओं की प्रकृति और कोचिंग संस्कृति, विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर जो उससे नुकसान हो रहा है पीढ़ियों का, उस पर भी नियंत्रण करने की बात सोची है। धन्यवाद आपको इसके लिए। जब तक आप सरकारी विद्यालयों को सुदृढ़ नहीं करेंगे, उसमें सम्मानित शिक्षक और मानवीय गरिमा के साथ उनका वेतनमान और उसका भवन, उसकी भूमि, उसका रख रखाव बेहतर नहीं करेंगे, तब तक जो बेरोजगारी का आलम है, ये सभी प्राइवेट कोचिंग में जाएंगे। और आपने जो विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने के लिए और इसका जो अधिकार था शिक्षा विभाग का, उसको भी समाप्त कर एक अलग से नियामक बनाने की जो कल्पना की है, और अंत में एक अलग आयोग बनाने का, यह सत्ता का केंद्रीकरण होगा। हम लोग इससे सहमत नहीं। आप 34 पृष्ठ पर फिर लिखते हैं कि हम पदोन्नति उनको ही देंगे, वेतन वृद्धि उनको ही देंगे जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक तो नियम है कि वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है। जब वार्षिक वेतन वृद्धि का नियम है तो उसमें आप कटौती क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि वार्षिक वेतन वृद्धि का जो नियम है, उस वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ही जिनका उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा उनको हम विशेष वेतन वृद्धि देंगे, विशेष पदोन्नति देंगे। लेकिन आप कहते हैं कि हम उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान करेंगे और उनको पदोन्नति और वेतन वृद्धि से लाभान्वित करेंगे। यह शिक्षक
विरोधी आपकी अनुशंसा है, स्पष्ट हमारा कहना है। पृष्ठ 41 पर आपने ऐसी स्थान जहां विद्यालय तक आने छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालयों का स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाए। जब राजीव गांधी की शिक्षा की चुनौती आई थी हम लोगों के सामने, उस समय भी हम लोगों ने यह सुझाव दिया था कि एक नवोदय विद्यालय अथवा एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना पर भूमि, भवन, संरचनात्मक छात्रावास पर कितना व्यय होता है, और उस एक विद्यालय पर किए गए व्यय से कम दर्जनों प्राथमिक पाठशालाओं का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो हमारा तो सुझाव होगा कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के स्तर का सभी सरकारी विद्यालय को क्यों नहीं आप बनाना चाहते हैं? ये क्यों कुछ लोगों के लिए ऐसे ज्ञान का टापू, ज्ञान का नया द्वीप क्यों खड़ा करना चाहते हैं? जब हम सबको शिक्षित करना चाहते हैं, सबको ज्ञान देना चाहते हैं, ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो क्या कुछ लोगों को छोड़ करके विश्व गुरु बनवाइएगा? ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का स्पष्ट सुझाव है कि आप चरणबद्ध से ही, लेकिन प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक की सभी शिक्षण संस्थाओं को आप विकसित, सुदृढ़, उपस्कर से सुसज्जित बनाइए और फिर से नया ज्ञान का द्वीप, ज्ञान का टापू नहीं खड़ा कीजिए। इसमें भी आपने पृष्ठ 45 पर मर्जर की जो व्यवस्था चल रही है, बम्बई में 6000 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया, मध्य प्रदेश में 3000 को मर्ज कर दिया गया, गुजरात में भी 4000 विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया। तो यह शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है, पड़ोसी शिक्षा पद्धति की अवधारणा के प्रतिकूल है। आपको नज़दीक से नज़दीक बच्चे जाकर पढ़ें, विद्यालय को मिलाइए नहीं, विद्यालय की स्थापना कीजिए। यह नीति बहुत ही घातक है, गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की नीति है। अब उच्च शिक्षा के संबंध में जो अभी तक जो मैंने देखा है अपनी विहंगम दृष्टि से, स्वायत्तता पर भारी हमला किया गया है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता थी, विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों का जो जनवादी तौर तरीके से जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका छात्र यूनियन का, छात्र संगठन के चुनाव और जो सीनेट, सिंडिकेट का जो एक जनतांत्रिक चरित्र है, उसको भी आप समाप्त कर देंगे और विदेशी विश्वविद्यालयों को खुला आमंत्रण दे रहे हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। यदि आप विश्वविद्यालयों को विदेशी स्तर का बना दीजिए तो बहुत स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री ने तो, प्रधानमंत्री जब आए थे पटना विश्वविद्यालय, वहाँ खुलेआम जब मांग कर दी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय इसको बनाइए, तो आप तो माननीय प्रधानमंत्री जी चुप रह गए और आपने कहा कि इसको हम बहुत उन्नत करेंगे। ना आप उन्नत कर रहे हैं और ना फिर से यह कह रहे हैं कि जो वर्तमान विश्वविद्यालय है उसको हम इस आधार पर तैयार कर देंगे कि हमारे देश के बच्चे का पलायन
नहीं हो दूसरे देशों में। और इस बार जो कोचिंग में पढ़ रहे छात्र थे, कोटा कोचिंग या और अन्य कहीं, ये कोरोना का जब संकट हुआ तो विदेशों से भाग भाग करके, जान बचा करके बच्चों का आना पड़ा। करोड़ बच्चे बिहार छोड़ के, देश छोड़ करके चले गए कि आपके यहाँ की शिक्षा व्यवस्था नहीं अच्छी है और विदेश में अच्छी पढ़ाई होती है, दूसरे राज्य में बेहतर कोचिंग की व्यवस्था है। यह आपकी विफलता है। बिहार सरकार इसमें 100% विफल है कि आपने पाठशालाओं की सुव्यवस्था नहीं की, बेहतर शिक्षक बहाल नहीं किया। इसलिए आप इस पर फिर से एक बार आप विचार कीजिए। और 4 वर्षीय आपने डिग्री किया और 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट किया, ये इसमें स्ट्रक्चरल परिवर्तन से ये जो सुपर स्ट्रक्चर है, इससे कोई गुणात्मक विकास की संभावना मैं नहीं देख रहा हूँ। चाहे 5, 3, 3, 3, 4 कीजिए या 4 वर्षीय पाठ्यक्रम कीजिए, 1 वर्षीय कीजिए, सवाल है कि आज भी 65 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। विश्वविद्यालय में तो 15 वर्ष से बहाली नहीं हुई। और बिहार राज्य ऐसा अभागा राज्य है जहां 15 वर्षों से यहाँ के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य हैं ही नहीं। दुनिया में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जिसके विद्यालय, महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति ही नहीं हुई। और आप कहते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं, हम यहाँ क्या क्या सिखाएंगे? आयुष चिकित्सा पद्धति, योग, संगीत, इतिहास, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाइए। लेकिन सबसे जो सवाल है कि आप बेहतर व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका ये ख्याली पुलाव बन करके रह जाएगा। और जो आपने अनुसंधान के लिए, जो रिसर्च के लिए दिया है, तो रिसर्च के लिए यूजीसी अनुदान देते, उस अनुदान की व्यवस्था तो आपने कहीं नहीं किया। हम जो रिसर्च करेंगे उसके लिए गरीब छात्र क्या करेंगे? जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय जो हमारा है, उसमें जो आप अनुदान देते थे, उस अनुदान को आपने बंद कर दिया। ऐसे जो भी हमारे आदर्श और मूल्य आधारित शिक्षण व्यवस्था थी, उसको आपने समाप्त कर दिया है। इसलिए जो पूर्व की व्यवस्था है, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, उनको आप अनुसंधान के लिए पूर्व निर्धारित जो छात्रवृत्ति है उसको लागू कीजिए। और जो आपने स्वायत्तता और स्वयं वित्त पोषण की कल्पना की है, और 6ठा वर्ग से जो व्यवसायिक और ज्ञान कौशल की व्यवस्था की है, ये 2 खतरा है। और 1 वर्ग छोड़ करके सर्टिफिकेट ले जाओ, डिप्लोमा ले जाओ, डिग्री ले जाओ, यह है बाल श्रम, बंधुआ मजदूर की प्रथा का नवीकरण और गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा से की पहुंच से अलग थलग करना। इसलिए आप जब लिखते हैं पृष्ठ 99 पर कि भारत में उत्कृष्टता के साथ शिक्षा के लक्ष्य को पाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े लाभों की बहुलता के कारण यह शिक्षा नीति केंद्र तथा सभी राज्य सरकारों शिक्षा में निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाने का समर्थन करती है। केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए जीडीपी के 6% तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए मिलकर काम करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, यह तो 1968 में माननीय कोठारी साहब की अनुशंसा थी। 68 की महंगाई और 2020 की महंगाई की दर, 68 में सोना का दाम और 2020 में सोना का जोड़ लीजिए। जब 68 में ही 6% की अनुशंसा कोठारी साहब ने की, तो आज तो हम लोग कंजूसी से कहते हैं कि कम से कम 10% बजट का अवश्य खर्च कीजिए। तो आप वह नहीं करके उसी फिर बैतलबा उसी डाल पर कोठारी साहब की बात
को आप दोहरा रहे हैं। इसलिए 6% से नहीं होगा, ये केंद्रीय बजट का 6% कीजिए। राज्य इसमें नहीं खर्च कर सकेगा, सभी राज्य सक्षम नहीं है। और आप तो ये सर्व शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान, ये सबको आपने तो खत्म कर दिया और अब कहते हैं कि एक ही समग्र शिक्षा योजना। यह जो योजना, परियोजना, एजेंसी, ये सारी बातों को समाप्त कीजिए। और हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि बिहार सरकार को भारत सरकार ने समग्र शिक्षा योजना के तहत पैसा ही नहीं दिया कि कोरोना संकट में 4 महीना 5 महीना से तनख्वाह नहीं शिक्षकों को देने में सरकार अभी तक सफलता प्राप्त कर सकी है। यह तो मानवता और हमारा जो मानवाधिकार है उसका उल्लंघन है। इसलिए इस शिक्षा नीति में जो 3-4 सकारात्मक जो सिफारिशें हैं, हम उनका तो समर्थन करते ही हैं। कुछ हम लोगों के सुझाव पर भी आपने विचार किया, लेकिन जो साफ साफ लिखना चाहिए कि अब पारा टीचर नहीं, ठेके पर टीचर नहीं, शिक्षा मित्र नहीं, नियोजित नहीं, सभी नियमित शिक्षक होंगे। नियमित शिक्षकों की सेवा शर्त होगी, नियमित शिक्षकों की भांति वेतनमान होगा, तभी सम्मानीय, खाली सम्मानीय। विश्व गुरु भारत, गुरु को बेइज्जत करिए, गुरु को प्रताड़ित कीजिए, गुरु यदि मांग करे तो उसको जेल दीजिए, गुरु यदि मांग करे तो उसको दंडात्मक कार्रवाई कीजिए। यह जो प्रताड़ना, यह जो प्रतिष्ठा के खिलाफ कार्रवाई है बिहार सरकार की या भारत सरकार की भी। भारत सरकार क्यों चली गई सुप्रीम कोर्ट? समान कार्य के समान वेतन की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए गए थे। यह महान्यायवादी को क्यों आपने खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट में? ये कसूरवार आप हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने वेतन विषमता को बदस्तूर जारी रखने का महापाप किया है। इसलिए आज प्रेमचंद जयंती में उनके मंगल सूत्र का जो वाक्य है कि अन्याय के खिलाफ कटारी उठाने की जो स्थिति आ गई थी, मंगल सूत्र तो उनका अधूरा रहा। आप अन्याय के रास्ता को छोड़िए और समानता, न्याय के सिद्धांत पर समूह के साथ व्यवहार कीजिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यदि आर्थिक विषमता को बढ़ावा देगी तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। समान शिक्षा नीति लागू कीजिए, शिक्षकों का सम्मान दीजिए और जो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, साझी संस्कृति है, जो संविधान का मौलिक अधिकार है, उस पर हम आघात नहीं होने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटा हो गया।